बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला टॉपिक था सर आगा का प्रोपागेशन ऑफ एरर। प्रोपागेशन ऑफ एरर में सर ने हमें सिखाया था कि हम लोग सबसे पहले कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसी कंसंट्रेशन के साथ साथ हमने उस कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करनी है, फिर फाइनली इसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सवाल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप कंसंट्रेशन मालूम करते हो, फिर उस कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हो, और उसके बाद आपने फाइनली उसको रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है थोड़ा समझा दो। जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है कि आपकी प्रिसिशन कितनी अच्छी है आपकी किसी इंस्ट्रूमेंट की। जो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें थोड़ा बहुत तो रैंडम एरर आ जाता है। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट जो बना रही है जो कंपनी, वो खुद ही उसके स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करके उस इंस्ट्रूमेंट के साथ लिख के रखती है। अब जब भी आप वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे, फॉर एग्जांपल या पाइपेट की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पाइपेट से आप जब भी वॉल्यूम वे करोगे तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी वो उसकी होगी पाइपेट की, वही स्टैंडर्ड डिविएशन उस वॉल्यूम की बन जाएगी जो आपने वे करके निकाला है। अब चाहे आप उस पाइपेट से 1 ml निकालो या 10 ml निकालो, दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन सेम ही होगी। यहाँ तक तो हो गया आसान काम। इसके बाद आपने करना क्या है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन आपके रिजल्ट के अंदर कैलकुलेट होगी, और फाइनली आपने जो कैलकुलेशन की होगी, रिजल्ट कंसंट्रेशन मालूम की होगी किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, किसी भी क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल मेथड के ज़रिए। तो आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए होंगे, तो उन सब के स्टैंडर्ड डिविएशन को भी कैलकुलेट करके आप लोग को फाइनली अपनी कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन बतानी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मली जो कैलकुलेशन होती है वो सर आगा ने हमें नहीं सिखाई। लेब वाली जो कंसंट्रेशन मालूम कैसे करता है वो हम लोग को भी आती है, आसान सी है। सिंपल सा अमाउंट का फार्मूला लगा के जो हम चीज़ें मालूम करते थे, या फिर आप लगा लो स्टैंडर्डाइजेशन में जो मिलीमोल्स का मेथड लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को आती हैं। सर ने हमें सीधा सीधा स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले बताएं। स्टैंडर्ड डिविएशन के सर ने हमें 2 फार्मूले बताए, 3 थे लेकिन कराए 2 हैं। तो ये हमारे पास है एक तो सम वाला, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी 2 वैल्यू आप प्लस कर रहे हो तो उसके ज़रिए आपको एक वैल्यू मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ 2 चीज़ों को आपने प्लस करा है, उससे आपको एक दूसरी वैल्यू मिली है, तो उस वैल्यू की जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी वो आप कैसे निकालोगे, इस वाले फार्मूले से। तो पहली वाली वैल्यू ए की स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर प्लस वैल्यू बी की स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर का आप अंडर रूट लोगे, तो आपको जो वैल्यू आपने मालूम करी थी उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिल जाएगी। अब ये 2 फार्मूले दोनों के साथ लगते हैं, ए प्लस बी के साथ भी लग जाएगा और ए माइनस बी के साथ भी लग जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होता है मतलब मल्टीपल या डिवाइड, तो उसके लिए फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर आपने 2 वैल्यू मल्टीपल करी है या 2 वैल्यू डिवाइड करी है तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा सर ने बताया था आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 ही वैल्यू, अगर आप 3 वैल्यू इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास था वाई ए प्लस बी प्लस सी, तो आप फार्मूला भी यही होगा, बस उसको मजीद ड्राइव कर दो। जैसे ये एस ए स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस एस सी स्क्वायर, और ख़ुद भी ड्राइव कर सकते हो। अब यहाँ पे सर ने पहले एग्जाम्पल जो हमें कराई थी वो थी ऑक्जेलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 0.1213 ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन दे दी, वॉल्यूम बता दिया और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन दे दी। उन्होंने पूछा कि आप उसकी कंसंट्रेशन रिपोर्ट करो। क्या मतलब कि आपने ऑक्जेलिक एसिड की अमाउंट वे की वे मशीन से। अब वे मशीन इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी बात है उसका भी कोई स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो उस जो वे मशीन से आपने अमाउंट मेजर की थी उसका स्टैंडर्ड डिविएशन थी 0.0004। तो वही आपके जो आपने वे करके अमाउंट निकाली उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई। फिर आ गई वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमने अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वे किया 100 ml, तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की स्टैंडर्ड डिविएशन थी वही आपकी 100 ml वॉल्यूम की स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई। आपने करा क्या, ऑक्जेलिक एसिड की अमाउंट को आपने इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो उससे आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ये आ गया हमारे पास सिंपल फार्मूला। ये अमाउंट आ गई ग्राम्स में, आपने उसको पहले मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया था कि ग्राम से ग्राम करिए और मोल्स आपके पास आ जाए। इसके बाद आपने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो मोल पर ml आ जाएंगे। ml को आपने लीटर में चेंज करने के लिए ये फैक्टर लगा दिया, तो आपके पास फाइनल जो कंसंट्रेशन बनती है वो मोल पर लीटर यानी मोलर बन गई। उसके ज़रिए आपने कंसंट्रेशन निकाल ली। ये तो लेब वाला काम था। इसके बाद अब उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालनी है, इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन को इस्तेमाल करके आपने जो कंसंट्रेशन मालूम करी है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4 वैल्यू हैं। एक है आपके पास ये अमाउंट, दूसरी है आपके पास मोलिकुलर वेट, तीसरा है ये वॉल्यूम, और चौथा है आपके पास ये वॉल्यूम फैक्टर जो आपने यूनिट चेंज करने के लिए लगाया था। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हो यूनिट चेंज करने के लिए जो लगाया था इससे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है तो इसकी कोई स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं हो सकती। सेम बात यहाँ आ गई, मोलिकुलर वेट है। मोलिकुलर वेट भी आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर नहीं किया तो उस इंस्ट्रूमेंट की स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसके अंदर नहीं आ सकती। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों के पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन वाली यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, एक है ये ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा है ये वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और वॉल्यूम आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है आपसे। तो डिवाइड वाला फार्मूला क्या था, ये आ गया y इक्वल्स टू a अपॉन बी। तो उसका फार्मूला आप ये वाला अप्लाई करोगे। तो इस वाले फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ a डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ a। जो भी आपने वैल्यू को जो भी आपने वैल्यू लिए है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन को उसी की वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर आप उसको स्क्वायर लोगे, प्लस एस बी डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। क्या मतलब, सबसे पहले अगर आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करना शुरू करो ए वाला, तो यहाँ पे आपके पास आ गया एस सी, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंसंट्रेशन जो आपने मालूम करी है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन जो आपने मालूम करी है।
आप इजिकल्स टू अंडर रूट एस ए को क्या मान लेते हैं हम, अमाउंट मान लेते हैं। तो अमाउंट की स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितनी थी, 0.004 डिवाइड बाय जो ओरिजिनल हमने अमाउंट वे करके निकाली थी, स्क्वायर प्लस फिर ये वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम की स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई, डिवाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर आ गया। आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। ये हो गया आपके पास दूसरा काम। पहला स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन मालूम करना। दूसरा स्टेप था स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना। कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, तीसरा पार्ट पूरा करने के लिए जो है रिपोर्टिंग, तो वो है आपने दोनों के एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम कर देनी है। अब सेम से मतलब ये नहीं है कि आप इस वाली को उसके बराबर ले जाओ, उस वाली को आप कैसे भी कर सकते हैं। चाहो तो एक्सपोनेंट खत्म कर दो, चाहे तो ये -5 वाले को आप -3 में कन्वर्ट कर दो, ये -3 वाले को आप -5 में कन्वर्ट कर दो। बस करना क्या होता है, आपने जो आपने कंसंट्रेशन मालूम करी और जो आपने उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करी, दोनों का एक्सपोनेंट सेम करना है। एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या था, -5, जबकि हमारी कंसंट्रेशन के अंदर एक्सपोनेंट था -3, तो हमने भी -5 को चेंज करने के लिए -3 में लेगा और यहाँ 0.0 लगा दिया। इस करने के बाद जो हमने इसको फिर आमने सामने रखना है। जब आपका एक्सपोनेंट सेम हो जाए दोनों का, फिर दोनों वैल्यू को आपने आमने सामने रखा, एक वैल्यू ऊपर रखी, एक वैल्यू आपने नीचे रखी। अब आपको करना क्या होता है कि प्रोपगेशन ऑफ एरर के अंदर आपने असल में अपनी जो कंसंट्रेशन आप रिपोर्ट कर रहे हो उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग ऐसे करनी है कि तमाम के तमाम सर्टेन वैल्यूज़ बोलिए जो आपको कंफर्म हो कि हाँ ये डिजिट सही आए हैं। उसके बाद प्लस जो आखिरी सबसे डिजिट होगा वो होना चाहिए अनसर्टेन। क्या मतलब, तमाम सर्टेन वैल्यू और लास्ट वाला डिजिट होना चाहिए आपका अनसर्टेन। तो यहाँ पे आपको अनसर्टेन डिजिट पता चल जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से। जब आपने एक्सपोनेंट सेम कर दिए, दोनों वैल्यू को आमने सामने रखा, अब आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद जो असल नॉन जीरो फैक्टर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, पॉइंट के बाद दूसरी पोजीशन पे। तो ये वाली वैल्यू हो जाती है अनसर्टेन। तो इसी तरह जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू हो गई आपके पास अनसर्टेन। और आपको रिपोर्ट भी ऐसी करना था कि जितनी भी सर्टेन वैल्यू है तमाम रिपोर्ट करनी है। उसके बाद जो पहली अनसर्टेन वैल्यू वो ये वाली वैल्यू सर्टेन हो गई, ये वाली वैल्यू सर्टेन हो गई, ये वाली वैल्यू अनसर्टेन हो गई। अब अनसर्टेन के बाद जो भी नंबर आएंगे वो सब भी अनसर्टेन हो जाएंगे। मतलब ये 5 भी अनसर्टेन है और ये 5 भी अनसर्टेन है। रिपोर्ट आपने कौन सा करना है, सबसे पहली अनसर्टेन वैल्यू, मतलब 2 सर्टेन वैल्यू, उसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट अनसर्टेन का लेना है, कोई और डिजिट नहीं लेने। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने खाली 1 तक रिपोर्ट करना है, 5 नहीं करना। अब इस 5 को आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते, आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा। तो ये 1 नहीं बन सकता बल्कि 2 बन सकता है। तो इसलिए हमने इसको राउंड फिगर करके 9.62 लिखा, एक्सपोनेंट लिखी और मोलारिटी की यूनिट लिख दी। अच्छा, फाइनली जो आप रिपोर्ट करोगे, जब आपने तमाम सिग्निफिकेंट फिगर +1 अनसिग्निफिकेंट फिगर आपने मालूम कर लिया, उसका जब कंसंट्रेशन आप लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखना होता है कि आपने कंसंट्रेशन कितनी निकाली वो लिखोगे, लेकिन उसके अंदर आप एक्सपोनेंट या आपकी यूनिट हो गई वो हमेशा सबसे लास्ट में लिखते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसंट्रेशन के साथ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला एक्सपोनेंट आप नहीं रखोगे, ये जाएगा सबसे लास्ट में। तो आपने क्या करा, सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन लिखी प्लस माइनस, फिर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन लिखी, प्लस माइनस लिखना लाजमी है। स्टैंडर्ड डिविएशन लिखने के बाद फिर आपने जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है, ये एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ भी और ये एक्सपोनेंट आपकी कंसंट्रेशन के साथ भी है। सेम ये चीज़ आपके पास यूनिट में आ गई। ये मोलर यूनिट आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का भी है, ये मोलर यूनिट आपके कंसंट्रेशन का भी है। ये हो गया पहला वाला सवाल।